बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कशन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक रोटेशनल मोशन में इतना इंपॉर्टेंट है कि जब जब आप रोटेशनल मोशन की बात करोगे तब तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका जिक्र ना आए। यानी ये एक बहुत जरूरी टर्म है जो कि रोटेशन के लिए हमें पढ़नी ही है और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाता हूं। देखो मेरे पास ये कोई मार्कर है, मैंने इस मार्कर को पुश किया, मैंने इस मार्कर को धक्का मारा, थोड़ा सा फोर्स लगाया, मान लो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये मार्कर थोड़ा सा दूर जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर ये मार्कर थोड़ा सा भारी होता, मान लो अभी इस मार्कर का वेट 1 kg है, थोड़ी देर बाद ऐसा मार्कर लें कि जिसका वेट 5 kg हो, 6 kg हो, और उसको भी मैं सेम उतना ही फोर्स लगाऊं जो मैंने पहले लगाया था, क्या मार्कर अब भी उतनी ही दूर जाएगा? ये मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, ट्रांसलेशन मोशन, जब सीधे डायरेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तो देखो जब अगर मेरा मार्कर हल्का है और मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, ये थोड़ी ज्यादा दूर जाएगा। अगर मैं ये जो मेरा मार्कर है ये भारी हो, अगर मेरा मार्कर है ना वो भारी हो, तब मैं इसको उतना ही फोर्स लगाऊं तो ये कम दूर जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस मार्कर के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, भाई जब ये मार्कर मोशन करेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। सीधी बात है, ये ट्रांसलेशन मोशन की बात हो गई। लेकिन क्या रोटेशनल मोशन में भी ये चीजें इतनी ही आसान है? क्या इसके अंदर भी आप ये लिख पाओगे कि रोटेशनल मोशन में भी क्या आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² लिख पाओगे? जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मोशन करता है तब उसकी वेलोसिटी v होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगे, जब वो रोटेशनल मोशन में आ जाए, तब उसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो क्या आप इसको 1/2 mω² लिख पाओगे? लिखा तो जाना चाहिए। देखो क्या ऐसा हो सकता है? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखो मेरे पास यहाँ पे ये एक कार्डबोर्ड है सिंपल सा, और जिसके ऊपर मैंने 3 मार्क कर लिए हैं, और यहाँ पे देखो ये एक निडल है। तो मैंने यहाँ इस निडल को बिल्कुल सेंटर में रखा, ऐसे सेंटर में बिल्कुल बीच में इसको मैंने रखा। ठीक है, इधर से रख देता हूँ ना, बिल्कुल यहाँ सेंटर पार्ट में मैंने इसको रखा। और देखिए मैं अब इस कार्ड को रोटेट करने का ट्राई करता हूँ। देखो आप देख रहे हो जो कार्ड है वो बहुत आराम से रोटेट कर रहा है, और कितनी देर तक रोटेट कर रहा है ये भी आपको देखना है। ये मैंने कितना फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया। अब देखो मैं दूसरे वाले होल में इसको डाल देता हूं। ये देखो यहां पे मैंने हमारे निडल को साइड वाले इस वाले होल में डाल दिया। अब देखना उतना ही फोर्स लगाऊंगा मैं, क्या उतनी देर तक रोटेट हुआ? क्या उतनी देर तक रोटेट हो पाया? देख पा रहे हो? सेंटर वाले में रखता हूं, देखो दोबारा, देखो कितनी देर तक रोटेट हुआ। क्या कार्ड का मास बदला? ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अभी देखना, देखो यार यहां पे जैसे ही मैंने मास को बदला था ना, मैंने मार्कर को अगर हल्का सा लिया था और मैंने पुश किया था तो ये ज्यादा दूर गया। मैंने मार्कर को भारी लिया और फोर्स उतना ही लगाया, फोर्स उतना ही रखा, तो क्या हुआ? मार्कर थोड़ी कम दूर गया। मतलब ये चीज मास पे डिपेंड करती थी। जब हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है तो उसके अंदर जो मोमेंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। यहां तो यार मैंने मास भी सेम रखा, फोर्स भी सेम रखा, यही तो ऑब्जेक्ट था दोनों टाइम्स में। लेकिन रोटेशनल मोशन में यार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मास पे डिपेंड नहीं कर रही। देखो यहां पे अभी देखो कितनी देर तक रोटेट कर रहा है, इतना फोर्स लगाया मैंने, और जैसे ही मैं साइड वाले होल पे इसको रखता हूं, ठीक है, ये देखो इतने टाइम तक रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब मास भी सेम है, फोर्स भी सेम है। तो यार ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम है देखो कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये रोटेशन डिपेंड कर रहा है। कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये मोशन डिपेंड कर रहा है। तो यार ये मास तो नहीं हो सकता। ये चीज मास तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि अगर मास होता तो मास तो सेम ही था, तो पहले वाले होल में और बीच वाले होल में दोनों में सेम टाइम तक रोटेशन होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो ये तो डेफिनेटली आपका ओमेगा स्क्वायर है,
और यहां पे जो एक प्रॉपर्टी आती है वो है हमारा ब्लैंक, और यहां पे क्या आना चाहिए वो मैं अभी लिख देता हूं। देखो, तो यहां जो आना चाहिए हमारे पास वो है आई, ये है आई, और यही तो है वो चीज जिसकी तुम बात करना चाहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बहुत देखिए शानदार तरीके से इस चीज को मैंने समझाया आपको। अगर कोई लीनियर मोशन कर रहा हो ना, ट्रांसलेशन मोशन हो, तो मास बढ़ा दो, मास कम कर दो तो डिस्टेंस बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। ठीक है, इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी होती है, मास पे डिपेंड करती है, लेकिन इसके पास जो एनर्जी होती है ना रोटेट करने के लिए, वो एनर्जी इसके मास पे डिपेंड तो भाई नहीं करती। तो यही वो प्रॉपर्टी है जिसपे डिपेंड करती है, और ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बात ये है अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए कुछ नहीं है। देखो, यहां हमारे पास सिंपल सा एक सेंटर पॉइंट है, और यहां से हमने ये कोई बांधा है एक स्टोन, और ये स्टोन है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये स्टोन है ना वो ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है। मान लो इस स्टोन ने यहां से लेकर के और यहां तक रोटेट किया, तो ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं s। इस पॉइंट से लेकर के स्टोन एक, देखो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं इसके बीच का, तो ये पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक चला गया। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया s, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को s लेते हैं, एंगुलर में थीटा लेते हैं। तो यहां पे जो देखो ये डिस्टेंस है इसको r मान लेते हैं, ये डिस्टेंस इसको r मानते हैं, और इसने जो एंगल बनाया, यहां नई सिचुएशन के साथ जो एंगल बनाया, नई पोजीशन के साथ, उसको मान लेते हैं हम थीटा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो क्या होगा, देखो ये तो ट्रांसलेशन मोशन में था, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, रोटेशनल मोशन। अब हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होगा हाफ mv²। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगी भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मान लो इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगाना वो लगा t, मान लो इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा t, और ये s डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। तो आप ये कह सकते हो, लीनियर की बात कर रहा हूं तो लीनियर में तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो देखो यार, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगी हाफ m, और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी s अपॉन में t। तो क्या इसको लिख दूं, s अपॉन में t का स्क्वायर, s अपॉन में t का स्क्वायर। आसान है, ऐसा आप लिख सकते हो। और यार अगर आपको एक रिलेशन याद है, तो ये होता है, देखो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है s। तो यहां एक फॉर्मूला हुआ करता है थीटा बराबर, यहां एक फॉर्मूला होता है, या फिर s बराबर ऐसे लिख सकते हो, s लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर ये r और इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक फॉर्मूला हुआ करता है। मैं s की वैल्यू को r थीटा यहां पे लिख रहा हूं, तो जो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ m, और ये हो जाएगा r थीटा अपॉन में t, और इसका होगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा m, ये r स्क्वायर और थीटा बाई टी भी कुछ हो सकता है क्या, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम। तो यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी, अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता तो v, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम तो इसका मतलब ओमेगा, इसमें तो वेलोसिटी ओमेगा होती है ना। तो क्या थीटा अपॉन में टी, साइड में लिख देता हूं, तो थीटा अपॉन में टी, क्या ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होना ही पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हाफ m, और ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, तो r स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा। देखो r का स्क्वायर लिख दिया और थीटा बाई टी को मैंने क्या लिखा, ओमेगा लिख दिया। अब आपको बस दोनों फॉर्मूलाज को मैच करना है। देखो यहां हाफ आई जब मोशन सीधे सीधे हो रही थी तो हाफ mv स्क्वायर एनर्जी इस पे डिपेंड कर रही थी, मास पे। जब मोशन रोटेशन में हो रही है तो आई पे डिपेंड कर रही है। या यहां देखो 1/2 सेम है, ओमेगा स्क्वायर भी सेम है, बीच में क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, यही तो है हमारा आई। तो आई इक्वल्स टू आ चुका है यहां से एम आर स्क्वायर,
आई इक्वल्स टू आ चुका है एम आर स्क्वायर, और आई है वही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम है मास और आर है रेडियस। इसका मतलब देखो मैं सीधा सीधा आपको ये कह सकता हूं कि यहां जब भी हमारा रोटेशनल मोशन होता है, जब भी हमारा रोटेशनल मोशन होता है तो यार चीजें मास के अलावा एक चीज पे और डिपेंड करती हैं, आर, और आर क्या है? मोमेंट आर्म। नहीं समझे? दोबारा उसी एग्जांपल से समझाता हूं यार, मेरा जो कुछ इंस्ट्रूमेंट था वो कहां गया, देखो ये देखो, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है जिसके चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। यार जब हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारा यानी सेंटर ऑफ मास के अराउंड, ये क्या है एक्चुअल में, ये आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना भी, ये क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर तो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा यहां करो, फोर्स यहां लगा रहा हूं मैं, देखो फोर्स यहां लगा रहा हूं, फिक्स पॉइंट मेरा ये है, इसके अराउंड रोटेट करना। अब मेरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के फोर्स जहां पे लगाओगे उस डिस्टेंस को तो आर कहते हैं, मोमेंट आर्म। जाकर के मेरा टॉर्क वाला वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। देखो तो यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर रखा है और इसके चारों तरफ इसको मैं घुमा रहा हूं, तो जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं इतनी डिस्टेंस ये आर है। तो मास के साथ साथ भाई ये किस पे डिपेंड करता है? आर पे भी डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो? जो आर है ना, मोमेंट आर्म, यानी ये जो आर कितना है, अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पास होता ना तो ये ऑब्जेक्ट और अच्छे से रोटेट करता, फास्ट रोटेट करता। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चला जाए ना, इस आर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, अब ये उतने अच्छे से रोटेट नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो यहां ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और कैसे निकाला ये आपको चीज पता चली गई। हमने दोनों चीजों को कंपेयर करके देखा, इसमें जो चीज जो काम मास कर रहा था, इसमें वो चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। सीधे सीधे जब मोशन होती है जो काम मास करता है, जब रोटेशनल मोशन होती है तब वही काम इनर्शिया करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ध्यान रहे इस बात का, मास को इनर्शिया भी तो कहा जाता है। अच्छा, यहां हमने फॉर्मूला रखा, ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, देखो m s बाई टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मैंने v की वैल्यू यहां रख दी। फिर देखो s बराबर आर थीटा, ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आर थीटा अपॉन में टी, थीटा अपॉन में टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टी एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। अच्छा, तो ये ओमेगा आ गया, ओमेगा को मैंने रखा। आप देखो फॉर्मूला में मेरा i की जगह ये चीज आ रही है, तो यही मेरा i के बराबर है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक और मेथड बताता हूं, इसको और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यार, दोनों टाइप के मोशन को कंपेयर करते हैं, एक तो लीनियर और दूसरा रोटेशनल। मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे तो देखो रोटेशन कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, और इधर भी मैं कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं जो लीनियर मोशन में है। ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट और ये बिल्कुल सीधे सीधे मोशन कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट सीधे सीधे मोशन करता है तो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं एस लिखता हूं, और जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाएगा तो मैं उसके डिस्प्लेसमेंट को थीटा कहूंगा। देखो थीटा, अगर सीधा सीधा चलता है तो एस कहता हूं, अगर रोटेट करता है तो कितना रोटेट हुआ भाई, थीटा। अगर इसकी वेलोसिटी को लिखते हैं v, तो यहां पे वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं। अगर इसमें एक्सेलेरेशन a टेंजेंशियल होता है तो इसमें एक्सेलेरेशन होता है अल्फा। इसमें अगर एक्सेलेरेशन फोर्स की वजह से चेंज होता है तो इसमें चेंज होता है टॉर्क की वजह से। टॉर्क भी तो पढ़ा चुका हूं, है ना? तो टॉर्क की वजह से। और यहां पे फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद है तो बताओ फटाफट। तो आर मोमेंट आर्म और इनटू में फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये फॉर्मूला होता है। ये वो सारी बातें हैं जो तुम जानते हो, कुछ और भी जानते हो तुम लोग। देखो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होता है, आर थीटा, नंबर एक। फिर ये इसको भी इससे कंपेयर किया जा सकता है, तो v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। इसको भी इससे कंपेयर किया जा सकता है, तो एक्सलेरेशन टेंजेंशियल बराबर होता है आर अल्फा। ठीक है, क्या फोर्स को भी टॉर्क से कंपेयर किया जा सकता है? क्या इनके बीच में भी कोई रिलेशन आ सकता है? जब इन तीनों के बीच कोई रिलेशन आया है तो जरूर यहां पे भी कोई ना कोई रिलेशन आएगा। तो देखो इसके लिए दोनों का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो तीनों फॉर्मूलाज है ना, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, कि ये तीनों होते हैं और ये बिल्कुल सही होते हैं। अच्छा, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, तो इस फोर्स का फॉर्मूला जो एम ए है, इसी से मैं अब सारी कहानी है उसको क्लियर कर दूंगा। देखो
इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ, या यहीं पे देखो आगे करता हूँ इसको। तो F इक्वल्स टू एम ए होता है, मैं इसको दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे R इंटू एफ और यहाँ पे भी कर देता हूँ क्या, R एम ए, दोनों तरफ मैंने इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यार R A, इसको मैं ऐसे लिख दूँ एम आर ए, एम और R, यहाँ एक्सलेशन टेंजेंशियल कर देता हूँ। अब देखो एक्सलेशन बराबर R अल्फा होता है, तो यहां इसको क्या लिखा जा सकता है, R इंटू फोर्स, ये तो एक ऐसे रह जाएगा, और मास और R है वो ऐसे का ऐसे, और A के बराबर हम R अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या ये एम आर स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और R इंटू एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर होता है भाई, टॉर्क के, तो इसको तो मैं लिख दूंगा टॉर्क, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो इसके आगे कर रहा हूं इस साइड में, यहां कर रहा हूं इसको, तो देखो यहां हो जाएगा हमारे पास, देखो यहां से आगे इधर हो रहा है ना, एरो लगा दिया मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा, आर अल्फा, ये तो हो जाता है टॉर्क, और इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं से देखो टॉर्क इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, टॉर्क इक्वल्स टू देखो आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं आई अल्फा। देखो एफ इक्वल्स टू एम ए था भाई, एफ इक्वल्स टू एम ए था, याद करो यार, एफ इक्वल्स टू एम ए था, देखो ये रहा एफ इक्वल्स टू एम ए, है कि नहीं। तो यहां पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना, टॉर्क इक्वल्स टू, भाई जैसे कि फोर्स आपका मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स इनडायरेक्टली आप कहो तो चलो कह ही सकते हो, है ना। कोई ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसका जो मास है अगर वो कम है या ज्यादा है तो इस चीज पे डिपेंड करता है ना, वो कितना तेज या धीरे मोशन करेगा। ऐसे ही कुछ ऐसा होना चाहिए था भाई टॉर्क के साथ भी। तो टॉर्क के साथ वो चीज आ गई है, देखो आई अल्फा, एम आर स्क्वायर, यही तो वो चीज है, एम आर स्क्वायर, यही तो वो चीज है जो आप निकालना चाहते थे। तो एम आर स्क्वायर यानी ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो यहां से भी हमारे पास जो आई की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत आसान, बहुत इजी। तो जिस भी मेथड से यार आपको समझ में आए, जैसे भी आए, आना चाहिए, बात इतनी सी है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। जो बात नहीं समझ में आ पाई ना, ये फॉर्मूला लगाओगे कैसे, वो भी आ जाएगी। सो यहां पे हम करते हैं, देखो एक क्वेश्चन। तो हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, और यहां पे ये है हमारे पास एक मास m, ये हमारे पास एक और है मास m, और ये भी एक मास m है, और ये भी एक मास m है। ये एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, इनको जोड़ करके बनता है एक स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं कुछ इस तरह से। आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अलोंग एक्स एक्स डैश। तो एक्स एक्स डैश एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन दे रहा है, तो रोटेट कहां से कर रहा है, ये मान लो यहां से। तो यहां से मैं लाइन को पास कैसे करूं भाई, अगर मुझे देखो यहां से अगर ये ऐसे रोटेशन होता तो मैं इसको कैसे लिखता भैया, ये तो मेरे पास अभी पेपर है तो मैं यहां पे इसको ऐसे रख सकता हूं, पर मुझे ऐसे पेपर पे तो ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, यहां पे इस तरह से कैसे शो कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन ये रोटेशन ऐसे कर रहा है। यहां पे सेंटर में ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके चारों तरफ ये जो हमारा स्क्वायर है ये रोटेट कर रहा है, लेकिन इसको मैं ऐसे बनाऊंगा एक्स एक्स डैश को, लेकिन ये है ऐसे, ये बात ध्यान रखना है ना। तो देखो इसको बना देता हूं एक्स एक्स डैश को। तो ये है हमारी एक्स एक्स डैश, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्स और एक्स डैश, ठीक है। इसके चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये सेंटर में है, इस बात को ध्यान रखना है ना, ये सेंटर के अंदर है। तो यार देखो यहां से ये जो डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस है इधर वाली, ये है बी, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना ये बी है, और ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है ये है ए, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो ए है। तो देखो मुझे क्या करना होगा, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे पास ए बी सी और डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताओ, एम आर स्क्वायर। भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और आर क्या है, आर क्या है, मोमेंट आर में, ये बेसिकली डिस्टेंस है। तो देखो यार इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लेते हैं, इसके लिए मान लेते हैं I3, और इसके लिए मान लेते हैं I4। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो क्या हो गया, I इक्वल्स टू I1
प्लस I2 और प्लस I3 और प्लस I4। इसको एक बार ऐसे मान रहे हैं ना। देखो अब यार I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, मास तो m ही है और r स्क्वायर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना है, और कोई डिस्टेंस मत लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना पड़ेगा आपको। तो यार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो अगर ये पूरी a है तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की देखो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी भाई ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, देखो ये निडिल ये ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे है बताया था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, तो ये डिस्टेंस a/2 है और ये वाली डिस्टेंस भी a/2 है, ये वाली डिस्टेंस a/2 और ये वाली डिस्टेंस भी a/2, और इसके लिए भी ये वाली डिस्टेंस a/2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये भी a/2 यही होगी। तो यहाँ से आ जाएगा देखो I इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा m, और ये क्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर प्लस ये भी m और a/2 का स्क्वायर, फिर से प्लस m और a/2 का स्क्वायर, और फिर से प्लस m और a/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 बार आपको करना पड़ेगा। यार आप सीधा ये कह सकते हो m a/2 स्क्वायर और इनटू में 4, ये भी कह सकते हो। भाई इतना अगर नहीं करना था आपको तो देखो आप ये कह सकते थे 4 टाइम्स आपको करना है, भाई 4 बार निकालना पड़ेगा ना सेम। तो यहाँ से आप ऐसा न करके सीधा ये कह सकते थे, देखो I इक्वल्स टू, ये भी लिखा जा सकता था I इक्वल्स टू, मास तो यही रहेगा और क्या आएगा a/2 और इसका स्क्वायर, और कितने बार कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ये करना पड़ेगा। तो देखो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इनटू में 4 इसका स्क्वायर करोगे, देखो क्या आ जाएगा I इक्वल्स टू ये हो जाएगा m a²/4 और इनटू में 4, ये होगा 4 से 4 होगा कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी I इक्वल्स टू ma², ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शंस में बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये है हमारा m², ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से निकालना होता है, कभी आपको ट्रायंगुलर शेप देगा, कभी आपको रेक्टेंगल शेप देगा, कभी आपको एक ही मास बोलेगा रोटेट कर रहा है, तो r देख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, देखो ये मेरा पेपर है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से मैंने इसको किया, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए अगर मुझे बोला यहां मास रखा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये लेनी है। अब देखो मैंने ऐसे कर रखा था, समझ पा रहे हो ना, और हमारा पेपर देखो ऐसे था, हमारा पेपर देखो ऐसे है, इस तरह से रहेगा ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, समझ पा रहे हो ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये हमारा जो भी टॉपिक था ये आपको पूरी तरह समझ आ चुका है। अगर ये बात आपको आ गई है और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो स्क्रीनशॉट लो। सो ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यार अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।